नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली पुलिस का 79वां स्थापना दिवस समारोह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया भाग। पुलिस की सेवाओं का सम्मान किया गया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में भीषण आग से थे चिंगारी और बेसमेंट बना आग का गोदाम। आग में 5 लोग घायल और 29 मोटरसाइकिल जलकर खाक। परिवार समेत कच्छ पहुंचे गौतम अडानी। गढ़वी परिवार को सांत्वना देने कच्छ के जरपरा पहुंचे नारायण भाई सेधा। गढ़वी के घर पहुंचे उद्योगपति अडानी। कुर्सेला बाजार हाट में भीषण आग, सैकड़ों दुकानों में रखे सामान जलकर राख। करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति का नुकसान। जहानाबाद नीट छात्रा की संदिग्ध मौत, सीबीआई जांच तेज। पतियावा में परिजनों से 3 घंटे तक गहन पूछताछ। सीबीआई मामले के हर पहलू की बारीकी से कर रही पड़ताल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली पुलिस के साहस, समर्पण और सेवा भावना की सराहना करते हुए राजधानी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में बल के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी के बीच पुलिस बल की उपलब्धियों और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के डोंबिवली पूर्व के सागांव इलाके में एक रिहायशी इमारत के बेसमेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 29 दोपहिया वाहन और कुछ साइकिल्स जलकर पूरी तरह खाक हो गई। साथ ही आग बुझाने की कोशिश में 5 निवासी भी घायल हो गए। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से बड़ी जानमाल का नुकसान टल गया, मगर ये घटना डोंबिवली सागांव स्थित चेडा नगर जय भारत स्कूल के पास राज अपार्टमेंट और रवि किरण सोसाइटी नामक जुड़ी इमारतों की बेसमेंट पार्किंग में सुबह के समय हुई थी। ऐसे में वहां जो लोग थे वो गंभीर तौर से घायल हुए हैं। पार्किंग में खड़ी एक बाइक में अचानक आग लगी और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। पास खड़ी अन्य गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। आग की लपटें और घना धुआं सीढ़ियों के रास्ते ऊपरी मंजिलों तक फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अफरा तफरी के माहौल में बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश में 5 निवासी हल्के रूप से झुलस गए और धुएं से प्रभावित हुए। उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस और अग्निशमन विभाग द्वारा विस्तृत जांच और पंचनामा किया जा रहा है। भारत के जाने माने उद्योगपति मानवता की नई मिसाल कायम करते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। गौतम अडानी गढ़वी परिवार को सांत्वना देने के लिए कच्छ के जरपरा पहुंचे। उद्योगपति अडानी अपने पिता को खो चुके नारायण भाई सेधा गढ़वी के घर उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। ये खबर चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि औद्योगिक जगत के दिग्गज माने जाते हैं गौतम अडानी, और उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच मानवीय संबंधों को प्राथमिकता दी है। साथ ही जरपरा गांव का उन्होंने दौरा किया। मुंद्रा तहसील के जरपरा में नारायण भाई भरू भाई सेधा गढ़वी के पिता के निधन के बाद गौतम अडानी एक विशेष हेलीकॉप्टर से शोक संतप्त परिवार के पास उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। गांव में हेलीकॉप्टर उतारने के बाद वाहनों के काफिले के साथ गढ़वी परिवार के आंगन में गए और दुख की इस घड़ी में परिवार को सांत्वना देते हुए अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। करोड़ों अरबों के साम्राज्य के मालिक कहे जाते हैं गौतम अडानी, और उनकी इस सादगी और आत्मीयता से पूरा गांव भावुक हो गया है। कटिहार जिला के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सेला बाजार हाट में भीषण आग लगने से सैकड़ों दुकानों में रखे सामान जलकर राख हो गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग लगते ही दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों से सामान निकालने में जुट गए। कई लोग अपनी दुकान बचाने की कोशिश में इधर उधर भागते हुए नजर आए, जबकि जिन दुकानों में आग की लपटें पहुंच चुकी थी वहां दुकानदार बेबस होकर सब कुछ जलते देख रहे थे। कई दुकानदारों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो किसी को भी भावुक कर देगी। सर पकड़ के रोने की तस्वीरें जितने दुकानदार हैं उनकी सामने आई है, क्योंकि सामान जो है वो करोड़ों का था जो जलकर राख हो गया। कईयों की रोजी रोटी पर बनाई है। बताया जा रहा है कि इस आग लगी में करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सैकड़ों से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई हैं।
घटना की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, मगर आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि उस पर काबू पाने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। आग लगातार फैलती जा रही थी, जिससे आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल बना रहा। मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन, थाना अध्यक्ष और अंचल पदाधिकारी मौजूद रहे, राहत और बचाव कार्य की निगरानी करते रहे। हालांकि अभी तक आग लगने का जो कारण था वो क्या था ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर फिलहाल प्रशासन क्षति का आकलन कर रहा है और जल्द से जल्द इस पूरी आग के पीछे की वजह को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। सुबह करीब 9 बजे सीबीआई की 5 गाड़ियों में आई टीम छात्रा के पैतृक गांव पतियावा पहुंची और लगभग 3.5 घंटे तक परिजनों से गहन पूछताछ की गई। जांच के दौरान अधिकारियों ने छात्रा की पारिवारिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई से जुड़ी परिस्थितियों, हालिया गतिविधियों और संभावित कारणों की विस्तृत जानकारी जुटाई है। इसके बाद टीम पटना के लिए रवाना हो गई। इस कार्यवाही से परिजनों और स्थानीय लोगों में निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी है। टीम में सीबीआई के आईजी, एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। घटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ी है, जहां नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। सूत्रों की माने तो सीबीआई मामले के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है और परिजनों, हॉस्टल प्रबंधन और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने कोई बयान देने से इनकार कर दिया है। बहराइच जिले के हरदी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान रामकला के रूप में हुई है, जो बाजार से सामान लेकर पैदल अपने घर लौट रही थी। परिजनों के मुताबिक गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर टेपरा के पास एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक महिला के ऊपर चढ़ गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? रामू। ये मृतक कौन है तुम्हारी? ये हमारी दादी है। क्या हुआ था, कैसे मौत हुई है? ये बाजार गई थी, वापस आ रही थी तो रास्ते में मोटरसाइकिल वाले ने मतलब ठोकर मार दिया, फिर चढ़ा दिया। मौत कहाँ हुई है? मौत हुई है गांव से 2 किलोमीटर मतलब दूर। और कोई भी था साथ में? नहीं, और कोई नहीं था, केवल यही थी? अकेली। ये कैसे थी? पैदल थी। बाजार गई थी जी। वापस जाते समय हुआ कि आते समय? आते समय उधर से वापसी बाजार से घर आ रही थी। जी। ये कहाँ पे हादसा हुआ है? ये हमारे टेपरा पे हुआ। थाना हरदी। भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी 50वीं वर्षगांठ पर 13 से 14 फरवरी को गुजरात के पोरबंदर में भव्य समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर तटरक्षक बल के जवानों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। समारोह में बल की 50 सालों की उपलब्धियों और योगदान को याद किया गया, जिसमें समुद्र की रक्षा, तटीय सुरक्षा और आपातकालीन बचाव अभियानों में इसकी भूमिका को विशेष रूप से सराहा गया। इस अवसर पर जवानों के साहस और समर्पण को मान्यता दी गई और तटरक्षक बल के इतिहास और उसके महत्व को उजागर किया गया। समारोह ने तटरक्षक बल के भविष्य की योजनाओं और समुद्र सुरक्षा में इसके निरंतर प्रयासों की भी झलक पेश की है, जिससे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में मजबूती और जागरूकता बढ़ाने का संदेश गया है। समुद्र की रक्षा में अडिग भारतीय तटरक्षक बल अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। 13-14 फरवरी को गुजरात के पोरबंदर में आयोजित इस भव्य समारोह में तटरक्षक बल के जवानों, वेटरन्स और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और तटरक्षक बल की उपलब्धियों को याद किया। कोस्ट गार्ड ने अपने 50 साल कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में ये डे एट सी रखा था पोरबंदर में 13 और 14 तारीख को, जिसमें करीब 2000 नागरिक और हमारे परिवारगण एंड डिग्निटरीज ने पार्ट लिया। और इस पूरे प्रक्रिया में कोस्ट गार्ड ने अपना चार्टर ऑफ ड्यूटी, जो हम अपनी शिप्स जो हमारे एट सी काम करते हैं, वो दिखाया सारी जनता को, जिसमें कि इंक्लूडेड था कैसे हमारा जो एयरक्राफ्ट होते हैं, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, कैसे पानी में एक लाइफ राफ्ट डालते हैं मछुआरों को बचाने के लिए, कैसे हमारे जो बोट्स होते हैं वो हाई स्पीड करके बाकी बोट्स को, जो फिशिंग बोट्स होती है, उन तक पहुंचते हैं, उनको मदद प्रदान करते हैं, और कैसे हमारे जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज है, हम उन्हें कैसे निर्माण करते हैं। तो कोस्ट गार्ड ने अपना 50th रेसिंग डे 50वां दिवस बनाया था 1 फरवरी 2026 को, जिसके बाद से हम अपने
वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में हमने डे एट सी रखा था। 1 फरवरी 1977 को स्थापित भारतीय तटरक्षक बल ने पिछले 5 दशकों में समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, तस्करी रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण, सर्च एंड रेस्क्यू और आपदा राहत में अहम भूमिका निभाई है। महज 7 पोत के साथ शुरू हुआ भारतीय तटरक्षक बल आज 155 पोत और 80 विमानों के एक बड़े समुद्री शक्ति के रूप में विकसित हो गया है। अहमदाबाद फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज 2024-25 में 678 लोगों की जान बचाने, 2835 आग की घटनाओं को नियंत्रित करने और 3606 रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम रही। हाल ही में बीआरटीएस बस के पुल के खंभे से टकराने पर फंसे ड्राइवर को 1 घंटे में सुरक्षित बाहर निकालकर बड़ा हादसा टाला गया। आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों के साथ विभाग की आपात प्रतिक्रिया क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। जिस तरह अहमदाबाद दिन रात रफ्तार में रहता है, उसी तरह शहर के फायर फाइटर भी हर समय मुस्तैद और सतर्क रहते हैं। 2024-25 में अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सेवाओं ने 678 लोगों की जान बचाई। इस दौरान 2835 आग की घटनाओं पर काबू पाया गया और 3606 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। हाल ही में जब एक बीआरटीएस बस पुल के खंभे से टकरा गई और ड्राइवर बस में फंस गया, तब फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे के भीतर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। हमारे पास वेल इक्विप्ड फायर टेंडर्स है, जैसे इमरजेंसी फायर टेंडर और गजराज है, और फिर वॉल्वो का एचपीएल भी है। और उसके बाद हमने रिसेंटली अभी एक रेस्क्यू कॉल किया है, जो सिविल हॉस्पिटल है, उसके पास में एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। वो बस में से उसको रेस्क्यू करके रिसेंटली हम लोगों ने उसको बाहर निकाला था। आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित टीमों से लैस अहमदाबाद फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। अहमदाबाद नगर निगम ने हर 10 किलोमीटर के दायरे में फायर स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। साथ ही रिस्पांस टाइम घटाने के लिए 200 नए कर्मियों की भर्ती की जा रही है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार हर 10 स्क्वायर किलोमीटर में एक फायर स्टेशन होना चाहिए, जिसमें अभी 15 नए फायर स्टेशन मंजूरी मिल चुकी है और इनका काम जल्दी शुरू होगा। तो 15 इस साल और इसी प्रकार 15 नेक्स्ट ईयर का भी प्लान है, जिसका ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, ज़मीन आइडेंटिफाई हो चुका है, प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल चुका है। तो विद इन 2 to 3 ईयर्स 50 के अराउंड फायर स्टेशन अहमदाबाद फायर इमरजेंसी सर्विस को मिल जाएंगे। एक अन्य घटना में अहमदाबाद के घीकांटा इलाके में इमारत के अचानक ढहने की सूचना पर दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बढ़ती आपातकालीन कॉल्स के बीच ये कार्रवाई दमकल विभाग की तत्परता और तैयारियों को दर्शाती है। દબાયેલ છે તેવી માહિતી મળતા એક બેન અને એક ભાઈ બંનેને અમે સહી સલામત રીતે બહાર કાઢેલ છે। પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા આજુબાજુમાં ખૂબ જ ગીચ વિસ્તાર હોવાથી ત્યાં હેવી મશીનરીનો અમે ઉપયોગ નહોતા કરી શકતા, મેન્યુઅલી કામ કરવું પડે એવું, તો 30 મિનિટની ભારે જહેમત બાદ અમે બંનેને બહાર કાઢવામાં સફળ રહ્યા। રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં એ લોકો આવ્યા ત્યારે બધું એ લોકોએ 108 આવી ગઈ હતી અને રેસ્ક્યુવાળાએ બી જે મારા સાસુ અંદર દટાઈ ગયેલા હતા, આખા એમના પર લોખંડની આખી ટી ગડર પડી હતી, એમણે કાઢી હતી અને એ પછી એમને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને એમને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા। जब शहर विश्राम करता है, तब भी अहमदाबाद की फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें लगातार निगरानी में रहती हैं। किसी भी खतरे से निपटने और लोगों की जान की सुरक्षा के लिए दमकल कर्मी हर समय साहस और तत्परता के साथ तैयार रहते हैं। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित प्रख्यात केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल में लगभग 6 महीने बंद रहने के बाद 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए जाएंगे। मंदिर समिति के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर में परंपरागत पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद इस वर्ष कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त वृष लगन में सुबह 8 बजे निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल भीमाशंकर लिंग, विधायक आशा नौटियाल, मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी समेत अन्य पदाधिकारी और सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।
कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं ने दर्शन कर जय बाबा केदार के जयकारे लगाए और भंडारों में प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर गढ़वाल हिमालय के चारों धामों की तिथियां भी तय की गई हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को, अक्षय तृतीया पर केदारनाथ धाम 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रशासन और मंदिर समिति ने यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने और नागरिक सुविधाओं को बहाल करने की तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो पाए। दार्जिलिंग की मशहूर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में पहली बार किसी महिला को टिकट कलेक्टर की जिम्मेदारी मिली है। 55 वर्षीय सरिता योल्मो को वरिष्ठ वाणिज्यिक सह टिकट संग्राहक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो रेलवे के 145 साल के इतिहास में पहला अवसर माना जाता है। सरिता योल्मो गोरखा समुदाय से आती हैं और इससे पहले न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर सीटीसी के रूप में वो काम कर चुकी हैं। उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों में टिकट कलेक्टर की जिम्मेदारी निभाई है। टॉय ट्रेन में उन्हें अकेले यात्रियों और पर्यटकों की पूरी जिम्मेदारी संभालनी होती है। उन्होंने बताया कि पहले दिन की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उन्हें बहुत खुशी हुई। सरिता की ये नियुक्ति न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे, जिसका समापन 20 फरवरी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ होगा। 70,000 वर्ग मीटर में फैले 10 एरेना में आयोजित ये राष्ट्रीय मंच एआई के व्यवहारिक उपयोग, नीति और नवाचार को आम नागरिक तक पहुंचाने पर केंद्रित है। एक्सपो में 13 देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी समेत के पवेलियन, 300 से ज्यादा प्रदर्शनी मंडप, 600 प्लस स्टार्टअप्स और 500 से ज्यादा सत्र आयोजित होंगे, जिनमें 3,250 से ज्यादा वक्ता भाग लेंगे। 2.5 लाख से ज्यादा आगंतुकों की अपेक्षा के साथ यह आयोजन वैश्विक एआई सहयोग, नई साझेदारियों और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दो 2026 में भारतीय टीम ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ 61 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। आर प्रेमदासा स्टेडियम की धीमी पिच पर खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। मैच का निर्णायक मोड़ पारी की शुरुआत में ही हो गया, जब हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर सिर्फ 9 गेंदों के भीतर 3 अहम विकेट चटक दिए। साहिबजादा फरहान, सैम अयूब और सलमान अली आगा को पवेलियन भेजते ही पाकिस्तान दबाव में आ गया। ये जीत भारत की पाकिस्तान पर T20 अंतर्राष्ट्रीय में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत बनी, जबकि T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी हार रही। इससे पहले 2014 में उन्हें वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 84 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जहां पूरा देश श्रद्धा और भक्ति में डूबा था, वहीं सूरत में जश्न का माहौल दोगुना हो गया जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। शहर के ऐतिहासिक भागल इलाके में क्रिकेट प्रेमियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तिरंगे लहराए गए, ढोल नगाड़ों की गूंज से सड़कों पर उत्सव छा गया और युवाओं ने मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी साझा की। हर हर महादेव के जयकारों के बीच देशभक्ति के गीतों ने माहौल को और भी भावुक बना दिया। इस तरह महाशिवरात्रि के पावन दिन पर शिव भक्ति और राष्ट्र गौरव का अनोखा संगम देखने को मिला, जिसने इस जीत को सूरत के लिए यादगार बना दिया। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का विस्तार अब खाद्य और आपूर्ति व्यवस्था तक पहुंच चुका है। अमित शाह ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा देते हुए कहा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में इनके हितों की रक्षा बरकरार रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन एक प्रकार से
नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था तक पहुंच रहा है। मित्रों, डिजिटल इंडिया जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं और 11 साल पीछे देखकर मुड़कर देखते हैं तो इस देश में हम कल्पना नहीं कर सकते। आज तो 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। इसका मतलब है दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें से एक भारत में होता है। एक और पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन और एक और भारत के ट्रांजैक्शन। ये परिवर्तन केवल 11-12 साल के अंतराल के अंदर आया है और आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। मैं प्रहलाद जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि काम कितना कठिन था, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सारी राज्य सरकारें, भारत सरकार के मैती डिपार्टमेंट के साथ, इस सभी के साथ संकलन कर एक लीक प्रूफ सिस्टम प्रहलाद जी के नेतृत्व में मोदी जी के माध्यम से आज देश को लोकार्पित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि यह पद्धति से गरीबों को राशन देने का जो हमारी पद्धति है खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का, उसमें से संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा और पारदर्शी तरीके से गरीबों को अनाज मिलने की शुरुआत होगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।